हाँ तो दोस्तों कैसे हो। आज एक नई क्लास शुरू करेंगे अपने YouTube चैनल पे। क्लास 12th हिस्ट्री की बात करेंगे आज। देखो, क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है अपना हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर पहला किससे संबंधित है? वैसे तो इसका नाम ईंट मन की अस्थियां है, लेकिन मैं इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से पढ़ाऊंगा आपको 12th क्लास की हिस्ट्री में पहला चैप्टर। देखो ध्यान रखना कि सभ्यता क्या होती है। सभ्यता उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के रहन सहन, उसकी मान्यताएं, परंपराएं, जो उसके जीवन जीने के तरीके होते हैं, उन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सभ्यता। अब सभ्यताओं के अंतर्गत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं की अगर मैं बात करूं कि प्राचीन सभ्यताएं कौन सी है, तो प्राचीन सभ्यताओं में जैसे मैं बात करूं तो मिस्र की सभ्यता, इसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके अलावा चीन की सभ्यता, और एक अपने हड़प्पा सभ्यता भी शामिल है। तो ध्यान रखना कि 1920 से पहले की जो प्राचीन सभ्यता है वो ये है तीन: मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता। लेकिन 1921 में जब जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कर ली थी, तो उसके बाद से सबसे प्राचीन सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता भी शामिल हो गई। अब बात करते हैं भाई हड़प्पा सभ्यता खोजी कैसे गई। तो इसके लिए एक बार आगे बढ़ते हैं अपन। तो ध्यान रखना कि 1856 ईस्वी में पंजाब पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। वैसे तो ध्यान रखना कि 1853 के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी जब भारत में गवर्नर जनरल बन के आया था, तो उसके समय भारत में सबसे पहले रेल चली थी, और रेल 1856 में पंजाब पाकिस्तान के अंतर्गत चलाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन बिछाते समय इस क्षेत्र में कुछ पुरानी ईंटें व अवशेष मिले। क्या मिले? कुछ पुरानी ईंटें और अवशेष मिले, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और निरंतर रेलवे लाइन बिछाने का काम चालू रखा। इसी बीच में क्या होता है कि 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है भारत में, और ये स्थापना की गई थी कोलकाता में। ध्यान रखना कि अवशेष मिलने के कुछ सालों बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी कोलकाता में, और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि 1861 से लेकर 1902 तक इस पद पे रहे। तो जो खुदाई के दौरान पुरानी ईंटें और अवशेष मिले थे उनको कनिंघम ने वैदिक सभ्यता से जोड़ा, और यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो इन्होंने इसको छोटी सभ्यता समझकर इसको इग्नोर कर दिया, और उसके अलावा फिर बाद में रिटायर्ड हो गए। तो कहते हैं कि इसके दूसरे जो अध्यक्ष बने थे पुरातत्व विभाग के, दूसरे अध्यक्ष रहे जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल, जो 1902 से लेकर 1928 तक इस पद पर बने रहे, और इन्होंने वापस से रिसर्च की, खोज की, और खोज करने के बाद में इन्हीं के नेतृत्व के अंतर्गत 1921 में दयाराम साहनी ने, ध्यान रखना कौन? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज करने का नेतृत्व
जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में पूरा किया और यहाँ पे हड़प्पा की खोज की। अब इन्हीं के नेतृत्व में एक व्यक्ति और था 1922 में, जिसका नाम था राखलदास बनर्जी। क्या नाम था? राखलदास बनर्जी। और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इसकी मोहनजोदड़ो की खोज की। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, भारत पुरातत्व विभाग क्या होता है? पुरातत्व विभाग वो होता है जो हमें अवशेषों के रूप में पुरानी वस्तुएं वगैरह मिलती है, तो उनसे जुड़ी हुई जानकारी को प्राप्त करने के लिए पुरातत्व विभाग बनाया गया था। और साथ ही ये भी ध्यान रखना कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय इतिहास का जनक है। भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है इसे। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके कि भाई भारतीय इतिहास का जनक या पिता किसे कहा गया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जबकि खोज जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो हुई थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के दूसरे अध्यक्ष थे। तो एक बार यहां तक आप उतार लो। और हाँ, किसी को भी अगर क्लास 12 के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ड्राइंग और इसके अलावा होम साइंस के नोट्स चाहिए हो तो वो हमारे मोबाइल नंबर 8233763059 पे मैसेज कर सकता है। और पर पीडीएफ का ज्यादा चार्ज नहीं है, ओनली फॉर 20 रुपए, ओनली 20 रुपए। तो सभी नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। तो एक बार इसको कंप्लीट उतार लो। देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने कर ली खोज। अब बात आती है हड़प्पा का नामकरण कैसे हुआ। कि हड़प्पा सभ्यता का जो नाम रखा वो नामकरण कैसे रहा। तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों के से जाना जाता है, जिसमें पहला तो ये हड़प्पा ही है। क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं, या इसी को सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बताऊंगा आपको इसको सैंधव भी क्यों कहते हैं। इसके बाद में एक नाम इसको दिया गया काशी युगीन सभ्यता। काशी युगीन सभ्यता। अब बात आती है नाम कैसे पढ़े। तो सिंपल सा याद रखना, आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है और किसी भी चैप्टर को रटने की जरूरत नहीं है आपको। देखो, हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा कि जिस स्थान पे ये मिली उस स्थान का नाम हड़प्पा था। जिस स्थान पर ये मिली उस स्थान का नाम क्या था? हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ध्यान रखना। इसके अलावा अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता। तो देखो, पहले सिंधु आज के समय वर्तमान में बोलते हैं, लेकिन प्राचीन सभ्यता के अंतर्गत आप देखोगे तो इसे सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। बात करें इसका नाम कैसे पड़ा, तो इस सभ्यता के जो विकास की बात करते हैं तो वो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र के आसपास हुई है, या सीधे तौर पे कहें कि सिंधु नदी के किनारे हुई है, तो इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ेगा। अब बात आती है कांस्य युगीन सभ्यता नाम क्यों दिया। तो ध्यान रखना, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य एक धातु है। क्या है? धातु के यहाँ क्या मिले अपने को? प्रमाण मिले। कांस्य धातु के प्रमाण मिलने की वजह से इस सभ्यता को कांस्य युगीन कहा गया। अब एक क्वेश्चन एक और बनता है इसमें कि कांस्य धातु क्या है। तो ध्यान रखना, तांबा और टीन की जो मिश्रित धातु है उसको हम कांस्य कहते हैं। या यूं कह लो कि कांस्य धातु का निर्माण कैसे होता है, तो तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य धातु का निर्माण किया जाता है। तो नामकरण में आप ध्यान रखना। बाकी आगे बढ़ते हैं, तो एक बार इसे कंप्लीट उतारो।
हो गया। देखो आगे अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की। देखो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की अगर बात की जाए तो विस्तार ध्यान रखना 3 देशों में फैली हुई सभ्यता आई है। कितने देशों में फैली हुई है? 3 देशों में फैली हुई सभ्यता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। अफगानिस्तान में इसके परमाणु खत्म हो चुके हैं, भारत में है, और पाकिस्तान में इसके सर्वाधिक स्थल है। तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां पे है पूछे आपसे, तो पाकिस्तान। बात करें इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। लेकिन वैसे अगर देखें तो 12.999999 लाख किलोमीटर है, इसलिए लगभग 13 लाख मान लेते हैं इसकी। बात करें इसकी आकृति कैसी है, तो आकृति के रूप में इसकी आकृति मिलती है त्रिभुजाकार। कैसी आकृति में फैली हुई है सभ्यता? त्रिभुजाकार आकृति के अंतर्गत। अब बात करें इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो प्रमुख स्थल जो आपकी इस चैप्टर में है, तो देखो प्रमुख स्थलों की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना कि जैसे नागेश्वर, लोथल, धोलावीरा, ये तीनों पड़ते हैं अपने गुजरात में, गुजरात भारत में। ठीक, इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के अलावा बालाकोट, चाहुंदड़ो और कोट दीजी, ये पड़ते हैं अपने पाकिस्तान में। अपना तो क्या है, लेकिन कभी तो रहा था अपना, इसलिए मुंह से निकल जाता है अपना। कहां पे? पाकिस्तान में। इसके अलावा ध्यान रखना कालीबंगा, कालीबंगा पड़ता है हनुमानगढ़ राजस्थान में। इसके अलावा एक और ध्यान रखना आप, बनावली, बनावली स्थल पड़ता है हरियाणा में। कुनाल भी है, वो भी हरियाणा में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्थल बताया आपको जो आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछता है, कैसे कि भाई नागेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है या धोलावीरा सभ्यता कहाँ स्थित है। तो आप एक बार इसका विस्तार कंप्लीट कर लो, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हो गया। देखो आगे विस्तार के बाद में हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो कितने पुराने हैं। तो इसके हड़प्पा की सभ्यता के अवशेषों का समय पता करने के लिए रेडियो कार्बन विधि का प्रयोग किया गया। किसका? रेडियो कार्बन विधि। अब रेडियो कार्बन विधि की अगर मैं बात करूं तो इससे हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो बताया गया है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का समय है। कि यहाँ के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो कितने हैं? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले गठित। अब बात होती है कि हड़प्पा की लिपि जो अवशेष के रूप में मिली है, तो यहाँ की जो लिपि है वो है चित्रात्मक लिपि। कौन सी लिपि?
चित्रात्मक लिपि। लास्ट ईयर जो बोर्ड का एग्जाम लगा था उसमें यहाँ एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हड़प्पा लिपि के बारे में बताइए, तो 4 चीजें आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। देखो चित्रात्मक लिपि है, इसी को हम कहते हैं रहस्यमयी लिपि। यहां से हमें जो चिन्ह मिले हैं इसके, वो चिन्ह है 375 से 400 चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी हुई मिली है। अब बात करते हैं, देखो चित्रात्मक लिपि क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो अवशेष मिले हैं हमें, जिनकी संख्या हमने 375 से 400 तक मानी, तो वो चित्रों के अनुसार बनाए गए हैं। प्रतीक चिन्ह कह सकते हो या कह सकते हो इस सभ्यता के अंतर्गत जो लोग किसी बात को दर्शाते थे वो चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे, या अपनी बात या भावनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रकट करते थे। इसीलिए इसे चित्रात्मक लिपि कहा गया। इसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इसे रहस्यमयी लिपि नाम दिया गया। यहां से जो हमें चिन्ह मिले हैं भाषा के या लिपि के, वो मिले 375 से 400 तक। और ये लिखावट जो होती थी वो लिखी जाती थी उर्दू की तरह दाएं से बाएं। तो ये थी हमारी हड़प्पा की लिपि। अब इस चैप्टर से संबंधित आगे का चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टूडेंट को अगर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, यहाँ ड्राइंग और होम साइंस के अगर नोट्स चाहिए, नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ के रूप में, और उसके लिए आपको हमारे नंबर 82 33 76 30 59 पे मैसेज करना होगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसके लिए आपको केवल और केवल 20 रुपए चार्ज करने पड़ेंगे इन्हीं नंबरों पे। तो इसके साथ आप अच्छे नंबर से प्राप्त भी कर सकते हो। तो ध्यान रहे, ये हमने आज चैप्टर शुरू किया है हड़प्पा का सारांश, एक तरीके से मेन चीज है। कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।